Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. आइए हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को एनालाइज किया था कि जो मोशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन और तीसरा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, है ना। जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाता है, ट्रांसलेट बिल्कुल सीधे तरीके से मूव करते हुए। उसमें उस बॉडी के किसी भी पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो वो पार्टिकल भी सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करता है किसी एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, है ना, जो उस बॉडी ने किया होता है। या फिर हम कोई भी पार्टिकल ले लें, किसी भी दो पार्टिकल, कोई भी तीन पार्टिकल ले लें, तो उन सब का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम रहता है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंटरवल, है ना। ये किस में होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, उसके बाद हमने देखा था प्योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस या पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है ना। प्योर रोटेशनल में रोटेट करती है, प्लस उसमें एक चीज होती है कि उसकी कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर लें उस बॉडी के ऊपर, है ना, उस बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर लें तो वो पॉइंट और वो बॉडी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी ड्यूरिंग फिक्स टाइम इंटरवल, है ना। कोई भी बॉडी हम लोग ले लें, बॉडी कोई भी पार्टिकल ले लें उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, है ना, जो रोटेट कर रहा है। लाइक मैं ये एक बॉडी कंसीडर करता हूँ, मान लेता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो अब इस बॉडी में मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ या ये पॉइंट ले लूँ, इसको मैं रोटेट करूँ तो देख रहे होंगे कोई भी पॉइंट अगर मैं चूज करता हूँ उसमें से कोई भी पॉइंट सेम एंगल ट्रैवल करेगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका सेम होगा, सेम इसी तरीके से उसका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। ठीक, ये दूसरे तरीके का मोशन पढ़ा था। फिर तीसरे तरीके के मोशन हम लोगों ने एनालाइज किया था कि प्योर नहीं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। उसमें क्या होता है कि बॉडी ट्रांसलेट तो करती है ना। हाँ, गुड इवनिंग यशस्वी, गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्या कह रहे हैं हम कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल, है ना, और रोटेशन में बॉडी ट्रांसलेट तो करती है, प्लस उसके साथ साथ, है ना, रोटेशन इफेक्ट भी दिखाई देता है। यानी कि बॉडी आगे जा रही है प्लस उसके साथ रोटेट हो रही है। जैसे कि हम लोग कोई भी व्हीकल है उसके व्हील की बात करें, है ना, पहिए की अगर हम लोग बात करें तो वो पहिया क्या करता है कि रोटेट करता है प्लस आगे भी जा रहा होता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, उसके बाद रोटेशनल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। कल हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए इस टॉपिक में क्या है कि सपोज हम एक बॉडी ले लेते हैं, है ना। ये बॉडी क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, और मान लेते हैं कि इसका प्लेन ऑफ रोटेशन जो है ये एग्जैक्ट सेम है जिसमें हम लिख रहे हैं। और ये जो रोटेट कर रहा है यहाँ से एक एक्सिस पास करेगी, वो एक्सिस इस प्लेन की बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, वो एक्सिस हो जाएगी। तो अब ये बॉडी किस तरीके से रोटेट करेगा? ये बिल्कुल ऐसे रोटेट करेगा, है ना, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो अगर मैं कुछ टाइम इंटरवल की बात करूं, लेट अस से 2 सेकंड हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो बॉडी है वो किसी एंगल थीटा से रोटेट कर जाएगा, है ना, एंगल थीटा से रोटेट कर जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम और पार्टिकल चूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एंड पे एक पार्टिकल ए है, यहाँ एक पार्टिकल बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो इस 2 सेकंड के दौरान ये ए पार्टिकल ने जितना एंगल थीटा ट्रैवल किया है, इस बी ने भी उतना ही एंगल ट्रैवल किया है, सी भी उतना ही एंगल ट्रैवल करेगा और डी भी उतना ही एंगल ट्रैवल। ठीक, तो ये केस जो हो जाएगा, कैसा केस हो जाएगा? प्योर रोटेशनल वाला केस हो जाएगा, है ना, जिसमें बॉडी क्या कर रही है, किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक, तो अब ये बॉडी जो है वो बॉडी ने कितना एंगल ट्रैवल किया था? थीटा एंगल ट्रैवल किया था, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ट्रैवल किया था। ठीक, तो पार्टिकल ए जो है
इसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, देख पा रहे हैं आप लोग, बी का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, सी का भी और डी का भी, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। अच्छा, ये थीटा अपॉन जो टाइम इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, इस थीटा अपॉन टाइम इंटरवल, जैसे मैंने कह दिया 2 सेकंड, कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है, इस थीटा अपॉन टाइम इंटरवल जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एक हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह जो रोटेशन इफेक्ट है, रोटेशन का जो इम्पैक्ट है, उसमें हम लोग वेलोसिटी का नाम क्या देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें कितना एंगल कवर किया है बॉडी ने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेजर करती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज तो पता है हमें क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अगर कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम नापेंगे तो वो क्या होगा, वो पोजीशन हो जाएगा। ठीक, तो हमने डिफाइन किया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है अपॉन फिक्स टाइम इंटरवल टी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड थीटा बाय टी है, डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए। कहाँ हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड तो डिफाइन कर दिया, इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन डिफाइन, देखिए जो हमारा रोटेशनल मोशन चैप्टर है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारे क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिसमें हमें डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि सभी के डायरेक्शन को, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में ही डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और वेक्टर्स के डायरेक्शन डिफाइन करने हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया गया है तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, तो उन सब के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल, इसी को यूज करेंगे। देखो अब इसमें बॉडी किस तरफ रोटेट हो रही है ये एक तो हमें देखना है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन हमें क्लियर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो बॉडी जिस तरफ रोटेट कर रही है, यहाँ पे दिख रहा है बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है। तो फिंगर्स मैंने देख रहा है कर्ल किया मैंने ओमेगा की डायरेक्शन में, हालांकि वो ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है, वो दिखाया जा रहा है कि बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे क्लियर होगा कि जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है उस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल कर लीजिए और स्ट्रेट थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, है ना, थंब को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के हम लोग करेंगे, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में हम कहेंगे कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखिए थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। याद रहेगा, बहुत बच्चे जो है इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन ये यहाँ पे बता रखा है, ये नहीं, ये नहीं है ओमेगा का डायरेक्शन, ये तो सिर्फ एक सेंस बता रखा है कि बॉडी कैसे रोटेट हो रही है ना। ओमेगा का जो डायरेक्शन दे रखा है उसी के अलोंग आप फिंगर को कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक, तो क्लियर हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, थीटा बाई टी, है ना। सर्कुलर मोशन में भी हम लोगों ने इन सब चीजों को एक बार पढ़ा हुआ है। ठीक, एक फास्ट रिकैप करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें फिर से यूज होगी हमारे रोटेशनल मोशन। ठीक, फिर देखिए लीनियर वेलोसिटी, ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन में, है ना, हम लोग ने दो टर्म लिखा हुआ ए सी एंड ए टी। तो याद कीजिए कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही होती है या घूम रही होती है ना, लेट अस से कि ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी के लिए हम लोग ये सारे टर्म्स डिफाइन करना चाहते हैं। तो याद करो, देखो एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता था, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता था जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन होता था जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते थे। समझ में आ रही बात।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद करो कब आता था, मान लो ये v वेलोसिटी से चल रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, अगर v की मैं बात करूं तो ये v स्पीड है कि v स्पीड से चल रहा है, तो अगर ये स्पीड वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट है, तब तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता था, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ac और at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे हम लोग, d ऑफ dv बाय dt, जहां पे ये क्या होता था, v का मैग्नीट्यूड, कौन सा, टेंजेंशियल, जो स्पीड है, ये जो v है, इसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता था। और याद करो सेंट्रीपिटल क्या होता था, v स्क्वायर बाई r। बोले सर कुछ भी याद नहीं है ना, ये तो बेसिक सी बात है। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बिल्कुल ये पढ़ा था कि एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड उसकी वेरी करती है ना, वेलोसिटी वेरी करती है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी वेरी हुई तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करे, यानी कि वो बढ़ती स्पीड के साथ या घटती स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, तो वहां लीनियर टर्म्स में दो होते थे, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पे क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशनल इफेक्ट में क्या हो जाता है कि जो वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन थे वो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, जहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, है ना, अल्फा विल बी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब इसमें भी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल में डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन किया गया। ये एवरेज हो जाएगा और ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये बॉडी अगर थीटा रोटेट किया है ना, तो कुछ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, जिसको हम लोग अल्फा से रोटेट करेंगे। ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की। अब लीनियर में जैसे मास होता था, लीनियर में जैसे मास होता था, वैसे ही रोटेशनल में एक नया टर्म आता है आई, जिसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, वहां पे मास होता था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, इसको बिल्कुल हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि रोटेशनल में सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लिए यूजफुल होगा वो यही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे फील लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में होता क्या है, मास की जगह उसको क्यों रिप्लेस किया है। ठीक, समझेंगे इस चीज को भी। जैसे वहां फिर मोमेंटम होता था, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग बिल्कुल डीप में देखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सारी क्वांटिटीज का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट एक और टर्म आता है, जैसे हम लोग अभी तक फोर्स की बात करते आ रहे थे, है ना, फोर्स की बात कर रहे थे लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में। यहाँ पे एक अलग क्वांटिटी आएगा, टॉर्क। टॉर्क की बात करेंगे, जिसको टाउ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका नाम जो है इस तरीके से लिखा जाता है, टॉर्क, है ना, टॉर्क। जैसे वहां फोर्स था, फोर्स क्या काम करता था, चलाता था, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन किसी भी बॉडी को देता था। टॉर्क क्या करेगा, घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे यूज होता है ना। ये तीन टर्म जो है ये हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा। इनके बारे में तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था, तो आई थिंक इन्हें समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, देखिए क्या है कि पूछा गया कि फ्रॉम द गिवन क्वांटिटीज विच ऑफ देम आर स्केलर क्वांटिटीज, है ना, कि ये क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, इन क्वांटिटी में से, तो जल्दी से ये सारी क्वांटिटीज में से, है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्वेश्चन था कि ये सारी क्वांटिटीज हैं, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, ये हमें बताना था।
ठीक, नोटेशन हम लोग को पहले ही क्लियर हो गए हैं। रोटेशन थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाम ही डिस्प्लेसमेंट जुड़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें, तो है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसे देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। कैसे देते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो तो पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हैं, इस तरीके से जब थीटा को नापते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, इससे ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, और यहीं पे अगर ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। तो ये थीटा क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो थीटा स्केलर क्वांटिटी नहीं है भाई, क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा, है ना, डब्ल्यू जैसा दिख रहा है बट ये क्या है? ओमेगा है। तो ओमेगा क्या कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा क्या, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दिस इज अगेन व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा, ये तीनों अगेन क्या होंगे? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमें पता है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसमें भी डायरेक्शन भी होता है। ठीक, उसके बाद एम, एम यानी कि मास। मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल बेसिक सी चीज। फिर फोर्स पे आते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। आई, आई यानी कि अभी मैंने बताया आई किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे रोटेशनल मोशन में, है ना। आई अगर बोला गया है तो हम समझ जाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई है। फॉर्मूले में भी कहीं आया है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही होगी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। याद करो मैंने क्या बोला कि मास का एनालॉगस है, जैसे मास वहां यूज होता था वैसे ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा। तो मास स्केलर क्वांटिटी थे वहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क, टाउ जो है ये किसको मैंने क्या बताया? टाउ किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क को। टॉर्क यानी कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स वहां यूज होता है, यहाँ पे टॉर्क यूज होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। तो टॉर्क भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था ना। किसी भी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता था, तो वो फोर्स क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। वैसे ही ये टॉर्क भी यहाँ पे क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो जैसे ट्रांसलेट कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल कितना लिखते थे हम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ एम की जगह क्या बोला मैंने? आई यूज करेंगे हम लोग। वी की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये काइनेटिक, हालांकि इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो जहाँ पे है ना रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो या कोई भी बात हो, काइनेटिक एनर्जी की बात हो, यानी एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की बात होगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी के लिए तो कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है ना कि ये 2 जूल एनर्जी है इस डायरेक्शन में, नहीं, 2 जूल एनर्जी है तो है वो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग बात करें। नेक्स्ट है कि एनालॉजी ऑफ इक्वेशन इन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते थे, कौन कौन सी इक्वेशन थी जरा याद दिलाओ मुझे। पहली इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लीनियर मोशन के लिए जो इक्वेशन हम लोग यूज करते थे उनकी बात करें, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते थे ट्रांसलेशनल मोशन में, है ना, या लीनियर मोशन में हम लोग ये यूज करते थे। इसी की तरह रोटेशनल मोशन में भी हम लोग 3 इक्वेशन यूज करेंगे। अब जो भी रोटेशनल एनालॉग है इन पैरामीटर्स के, इन क्वांटिटी के, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा।
जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो गया, यानी कि s को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देंगे। u जो हो जाएगा, है ना, u हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे ना, ये क्या है, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अब यहाँ पे क्योंकि इनिशियल था तो यहाँ पे भी मैं इनिशियल लिखता हूं ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। समझ रहे हैं, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। टाइम का कोई रोटेशनल एनालॉग नहीं है, टाइम तो टाइम, वहां पे भी 2 सेकंड होता था, यहाँ पे भी 2 सेकंड हो। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया, है ना, और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ओमेगा विल बी इक्वल टू u अगेन, यानी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा एक्सेलरेशन की जगह इंटू टी, है ना। लास्ट इक्वेशन 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या कहा, अल्फा यूज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट थीटा यूज हो जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। समझ रहे हैं सब लोग, है ना। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नोटेट कर रहा है, इन सब के मीनिंग आपस में ही क्लियर हो रहे हैं। ओमेगा नॉट लिखा है मैंने किसके लिए, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा जो मैं रोटेट कर रहा हूं, ये ओमेगा क्या बता रहा है हमें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी, जो भी हम टाइम टी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली ओमेगा हमें पता चल जाए। ठीक, तो ये इक्वेशन हम लीनियर मोशन में यूज करते थे, सेम इक्वेशन अब हम रोटेशनल मोशन में भी यूज करेंगे, बस पैरामीटर के रोटेशनल फॉर्म चेंज हो जाएंगे। ठीक, आइए इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो। देखिए क्या क्वेश्चन है कि इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू -2, है ना, रेडियन पर सेकेंड, अल्फा का -2 बोल रखा है, इसका मतलब क्या, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक क्या होगा, ऐसा यूनिट, है ना। यूनिट मुझे बताने की जरूरत है क्या, यूनिट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। थीटा है रेडियन में लेंगे, ओमेगा है रेडियन पर सेकंड में लेंगे, अल्फा है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे। थीटा को सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एक बार ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना, रेडियन में नाप सकते हैं, डिग्री में नाप सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है तो देन विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन W यानी कि ओमेगा इंक्रीजेज, ओमेगा डिक्रीजेज, ओमेगा में भी 0 और ओमेगा में इंक्रीज और में डिक्रीज। चलिए इसमें देखते हैं। अब अल्फा की वैल्यू -2 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू -2 दे रखी है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो रिटार्डेशन हो रहा है ना, एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है। जैसे वहां रिटार्डेशन होता था वैसे यहाँ एंगुलर रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बॉडी रुक रही होगी, बॉडी रुक रही होगी, बॉडी रुक रही होगी तो ओमेगा डिक्रीज होगा। और लोग ऐसे सोचेंगे कि ओमेगा तो अब डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो माइनस साइन दे रखा है, ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, ये माइनस साइन डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जो अल्फा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक, तो मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है ना, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते, तो मान लो पॉजिटिव होता तो
अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव होगा। कुछ भी नोटेशन, एक नोटेशन लेके हम लोग समझ सकते हैं, अपना रेफरेंस नोटेशन है ना, कि क्या कहा मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं लेट अस सपोज करता हूं कि मैं जो भी चीजें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीजें होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा -2 यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब बॉडी रुकेगी या बॉडी और तेज हो जाएगी, ये तो डिपेंड करेगा कि ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, है ना, ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में हुआ, ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, तो जायज सी बात है कि ये एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन का काम करेगा और इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, ओमेगा डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरा केस भी लेके सोच लेते हैं कि इन केस अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में हुआ, ये तो एक केस हुआ ना, दूसरा केस भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि डिपेंड करेगा ना ओमेगा का डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में ओमेगा का डायरेक्शन तो कुछ बताया नहीं है, ओमेगा का डायरेक्शन हमें सपोज करके देखना पड़ेगा। तो एक तो था कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, अब दूसरा है कि ओमेगा मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, तो ओमेगा जिस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो गया। एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ओमेगा को इंक्रीज करेगा, ओमेगा को इंक्रीज करेगा, तो यानी कि उस केस में क्या होगा, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओमेगा में इंक्रीज और डिक्रीज, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात। ये तो ओमेगा की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये अल्फा जो है उसको कम कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है। ये -2 पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, माइनस से सिर्फ इतना मतलब है ना, कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि अल्फा का डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क रोटेट विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये क्या है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, अबाउट इट्स एक्सिस, डिस्क है, डिस्क के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर स्टार्ट करती है तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगी, पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ कहा गया है कि एक डिस्क रोटेट हो रही है, चलो मान लो ये हमारी डिस्क है, ठीक, ये इसकी एक्सिस सेंटर है, सेंटर से इसका एक्सिस इस तरीके से पास हो रहा है और ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आगे क्या बोला है देखो, इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन ये बनाएगा, तो कितने रिवॉल्यूशन ये रोटेट करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रिवॉल्यूशन इसने किया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थीटा विल बी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला, सबसे अच्छा फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ओमेगा नॉट तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू टी स्क्वायर 10 यानी कि 100 हो जाएगा, टी स्क्वायर 10 सेकेंड, ठीक। तो ये कितना हो गया, थीटा यानी कि 100 रेडियन, थीटा कितना आ गया, 100 रेडियन। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि 2 पाई रेडियन में एक रिवॉल्यूशन होता है ना, 2 पाई रेडियन, कोई भी चीज अगर 2 पाई रेडियन ट्रैवल करेगा तो एक रिवॉल्यूशन होगा, तो 100 रेडियन में कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, देखो 2 पाई रेडियन में एक रिवॉल्यूशन, तो एक रेडियन में 1/2 पाई, तो 100 में 100/2 पाई, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई यानी कि कितना आ जाएगा, 50/पाई रिवॉल्यूशन, 15/पाई रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन हो जाएगा। पाई की वैल्यू अगर हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है ऑप्शन के अगर, तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल के देख लेंगे हम लोग, तो वहां से क्या आ जाएगा हमें पता चल जाएगा।
ठीक, 50 बाय पाई रिवॉल्यूशन कवर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टॉर्क, है ना। टॉर्क के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स दैट कॉजेज इफेक्ट ऑफ टर्निंग इन बॉडीज, है ना। टॉर्क जो है वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है। जैसे फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन करता था, वैसे ही अब टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन देगा बॉडी को। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब घुमाएगा। टर्निंग, इफेक्ट ऑफ टर्निंग का मतलब जो बॉडी घूमती है वो किसकी वजह से घूमती है? टॉर्क की वजह से। कोई भी बॉडी चल रही है तो क्यों चलती है? फोर्स की वजह से चलती है। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर घूम रही है तो क्यों घूमेगी? टॉर्क की वजह से। क्यों घूमेगी? टॉर्क की वजह से। ठीक, तो टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स दैट कॉजेज इफेक्ट ऑफ टर्निंग इन बॉडीज। कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो वो टॉर्क की वजह से, या तो उस पर टॉर्क लगा होगा, है ना, या फिर अब हो सकता है कि टॉर्क लगा फिर हट गया। तो टॉर्क लगेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा उसकी वजह से। तो टॉर्क को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया है? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मैथमेटिकली टॉर्क को लिखा जाता है आर क्रॉस एफ, वेयर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर होता है और एफ जो है वो क्या है, उसको तो हम जानते ही हैं, फोर्स होता है। तो ये टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। अब आपका ये डाउट होगा सर ये पोजीशन वेक्टर कहां से लेंगे? वो तो वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए तो कोई रेफरेंस तो होना चाहिए ना कि सर पोजीशन वेक्टर जो है वो हम कहां से लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर के लिए बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है ना, जिस एक्सिस, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही होती है वो हमारा इस पोजीशन वेक्टर के लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। तो जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी अगर रोटेट करती है तो ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या हो जाएगा? ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा हमारे केस में। यहीं से हम क्या मेजर करेंगे? आर मेजर करेंगे, है ना। तो देखिए जैसे टॉर्क की हमने बात की कि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ विल बी इक्वल टू हाउ मच? टॉर्क की जो वैल्यू आएगी आर क्रॉस एफ वो कितनी आएगी? आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, यानी इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर एंड एफ साइन थीटा। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, या तो आर साइन थीटा इंटू एफ और आर इंटू एफ साइन थीटा, है ना। और ये एग्जैक्टली आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाएगा। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो टॉर्क को हम डायरेक्टली आर इंटू एफ लिख सकते हैं अगर आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है और टॉर्क जो है वो हमारा 0 हो जाता है। कब? जब आर और एफ दोनों ही पैरेलल हो, यानी कि दोनों के बीच में थीटा क्या है? 0 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टॉर्क को हम लोग समझते हैं कि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट लाता कैसे है। जैसे ये पहला मैंने एक केस ले लिया है कि एक मान लो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे, है ना, ये जो सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल कॉन्करेंट यहाँ पे इस तरीके से एक एफ फोर्स लग रहा है ना। सेंटर की ही लाइन में यहाँ पे एक एफ फोर्स लग रहा है। तो ये एफ फोर्स इस सिलेंडर को क्या रोटेट कर पाएगा? क्या रोटेट कर पाएगा? नहीं रोटेट कर पाएगा, है ना। इसकी वजह से कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा। ये हम लोग लॉजिकली भी बोल सकते हैं और मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा। अब आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल बना के देख लो। ये हमारा पॉइंट था, यहां से क्या कहा मैंने? ये हमारा पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। यहां से, है ना, इस तरह की हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा आर, और ये क्या हो जाएगा? एफ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, एंड साइन 180 डिग्री इज 0।
तो R क्रॉस F से भी आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और लॉजिकली भी देख सकते हैं कि ये F इस सिलेंडर को रोटेट करने में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ पाएगा इस वाले F की वजह से। लेकिन अगर इसी F को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, है ना, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन इस डायमीटर से थोड़ा ऊपर चला जाता है, डायमीटर से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा R, होगा ना पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और F में एंगल कितना बन जाएगा, तो ये हमारा F हो गया, है ना, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस तरीके से, है ना। ये हमारा पोजीशन वेक्टर R हो गया इस तरीके से, और ये F हो गया। तो F और ये कितना एंगल, F अब इस डायरेक्शन में बना दो F, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। R क्रॉस F करेंगे हम लोग, तो R क्रॉस F में अब एंगल ना ही 90 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, तो ना ही 0 होगा और ना ही साइन थीटा को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि RF साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, RF साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, तो 0 से लेके देखो, अब ये R क्रॉस F की वैल्यू 0 से लेके R इंटू F के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगी। R इंटू F और 0 के बीच में टॉर्क की वैल्यू आएगी, तो टॉर्क की वैल्यू आई, इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट आया। यानी कि अगर फोर्स को हम थोड़ा सा ऊपर लगाना शुरू कर दें तो ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर जाएगी विथ सम एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, और एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, अगर टॉर्क है तो फिर ओमेगा चेंज होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस में देखो, इस फोर्स को बिल्कुल टेंजेंशियली कर दिया गया है, फोर्स को बिल्कुल टेंजेंशियली कर दिया गया। तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर, और R जो है मेरा, है ना, ये R किधर हो जाएगा, R इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। ये हमारा R हो गया और ये क्या हो गया, ये F हो गया। तो R और F के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो R क्रॉस F जब करेंगे RF साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, तो साइन थीटा 1, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, R इंटू F हो जाएगा। यानी कि टॉर्क और ज्यादा बढ़ गया, टॉर्क और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, हमारा टॉर्क भी बढ़ रहा है उतना ही। ठीक, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक अगर फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स पे पोजीशन वेक्टर कितना होगा, और फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये दोनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बिल्कुल, है ना। तो देख रहे हैं कि कैसे हमारा टॉर्क जो है वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, ओके। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, है ना। काफ़ी सारी बातें जो है वो रोटेशन की इफेक्ट, कैसे रोटेशनल इफेक्ट किसी भी बॉडी में आता है, ये समझ में आया हो आपको। तो आई होप कि क्लास में आपको समझ में आया होगा, है ना। टॉपिक अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक ही कर रहे हैं, पहले ये बेसिक सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएगी, ख़त्म कर लेंगे हम लोग, तब अपने अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे कि किस तरीके से रोटेशन के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।